Hey, hello everyone, how are you all today? So, welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग करेंगे 4 other types of evaluation. अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा तो यहाँ पर ऊपर टॉप आई सेक्शन पे चले जाइए सो दैट यू गेट द लास्ट वीडियोस, ओके। और अभी तक हमने ऑलमोस्ट 15 वीडियोस कंप्लीट कर लिए इन टीचिंग एप्टीट्यूड, जहाँ पर मैंने आपको बताया व्हाट इज़ टीचिंग, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड हाउ टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग और ये सारी चीज़ें। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में दिया है, बट नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने आपको नोट्स कहीं भी प्रोवाइड नहीं किए, सो इट्स बेटर जो भी स्क्रीन पे लिखा है आप उसको फटाफट लिखना चालू कर दीजिए या स्क्रीनशॉट्स लेना चालू कर दीजिए, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू, ओके। अब लास्ट क्लास में हमने किया था फंक्शंस और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। मैंने आपको बताया था कि 12 प्रकार के इवैल्यूएशन होते हैं, 12 में से 4 हम कर चुके हैं, 4 हम आज करेंगे, 4 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना। विल स्टार्ट, हमने कंप्लीट कर लिया था प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, लाइक ये एंट्रेंस एग्जाम की तरह होता है, ये कोर्स के पहले होता है, ये उसके कीवर्ड्स है। मैं हर एक इवैल्यूएशन के कीवर्ड्स बोलते हुए आगे चलूँगी। फिर प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक बच्चे के फ्यूचर सक्सेस के बारे में डिस्कस करता है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिससे आप जान सकते हो कि भाई आपका बच्चा किस सेक्टर में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक रेगुलर असेसमेंट होता है बच्चे का, जहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना डेवलप कर रहा है, कितना खुद को इंक्रीज कर रहा है, कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। देन वी हैव डन समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन को हम लोग फॉर्मल इवैल्यूएशन भी कहते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी होता है और ये कोर्स के अंत में किया जाता है। फॉर्मेटिव इंटरनल इवैल्यूएशन होता है, इनफॉर्मल नेचर का होता है और कोर्स के दौरान किया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बेसिकली बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है, ये देखता है कि भाई टीचर को क्या चेंज करने की ज़रूरत है। वेयर एज जब मैं समेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रही हूँ तो हम यहाँ पर बच्चे की कैपेबिलिटी को मेजर करते हैं और ये रिजल्ट पे मेन फोकस करता है, ये कोर्स के अंत में होता है। आज हम करेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, दैट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है। तो बाकी जो 4 बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे सकती हूँ तो अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी है ऑफ आमिर खान एंड ईशान अवस्थी, आई डोंट नो द रियल नेम ऑफ द एक्टर बट आई नो द स्क्रीन नेम, जिस नेम से उन्होंने वो पूरा एक्ट प्ले किया था। तो अगर आपने वो मूवी देखी हो तो उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा है। और इफ़ यू हैव क्लोजली वॉच द मूवी, अगर आपने बहुत ध्यान से वो मूवी देखी होगी, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। इस बच्चे को यही दिखाया जा रहा था कि भाई ये कमज़ोर है या ये डफर है या ये समझ नहीं पा रहा है या ये आलसी है, राइट। बट उसको कुछ और प्रॉब्लम थी। जब हम ये पता करते हैं कि बच्चे को लर्निंग में क्या दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, उसे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। सो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से क्लोजली रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि कोर्स के दौरान कभी भी किया जा सकता है। एक टीचर को कभी भी ये महसूस हो सकता है कि शायद बच्चे को स्टडी करने में, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को नहीं पता चल रहा है कैसे होता है, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे पता करना चाहिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो ये ड्यूरिंग द कोर्स कभी भी हो सकता है। आप एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कोर्स के स्टार्टिंग में ही होगा, कोर्स के एंड में ही होगा, कोर्स के बीच में होगा। यू कैन नॉट डिटरमाइन दैट, आप नहीं पता कर सकते, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। It tries to provide explanation for the possible causes of problems in learning. अगर बच्चे को दिक्कत है पढ़ने में, दिक्कत है समझने में, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो नहीं समझ पा रहा है, वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है। दीज टेस्ट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड। ये टेस्ट क्या होते हैं? ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, जहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को दिक्कत क्या आ रही है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा। इसे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, नॉर्मल टेस्ट हो सकता है, किसी भी प्रकार का टेस्ट आप ले सकते हो ये देखने के लिए कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट। स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट बेसिकली स्कॉलर्स का इवैल्यूएशन होता है। इसका मतलब जिसका IQ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई उसका लेवल कहाँ तक है,
ठीक है। तो जैसे काफ़ी बार आपने गिफ्टेड चाइल्ड देखे होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू उनकी उम्र के बच्चों के एवरेज से बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, तो उनका स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट होता है उनकी कैपेसिटी देखने के लिए कि क्या कैपेसिटी है। अब स्कॉलरिस्टिक को प्रोग्नोस्टिक से आप प्लीज़ कंफ्यूज ना करें। प्रोग्नोस्टिक में हम बच्चे को देखते हैं कि भाई वो कितना सक्सेस पा सकता है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर विषय में वो कितना अच्छा हो सकता है, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या उसको चीज़ें समझ में आएंगी, क्या उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो वहाँ पर साइकोलॉजिकल और एकेडमिक्स को मिला के एक टेस्ट लिया जाता है जो हल्का सा प्रिडिक्ट कर पाएगा कि आपके बच्चे का झुकाव किस विषय पे ज़्यादा है, या आपका बच्चा किस विषय में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बट स्कॉलरिस्टिक ऐसा नहीं है। स्कॉलरिस्टिक में यहाँ पर हम बच्चे का कॉग्निटिव एबिलिटी देखते हैं कि बच्चे की कितनी नॉलेज है, कितना उसका ज्ञान है। छोटी सी उम्र में भी, जैसे काफ़ी बार आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही छोटी एज में बहुत जल्दी पियानो सीख जाते हैं, जो नॉर्मली बच्चे नहीं सीख पाते। तो ऑफकोर्स उनमें एक यूनिक स्किल होता है, यूनिक कैपेबिलिटी होती है जो उनको इतना अच्छा करने के लिए हेल्प कर रही है। तो हम उसे स्कॉलरिस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं, स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट कहते हैं। सो इट रिफर्स टू द असेसमेंट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स इन वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद वेरियस सब्जेक्ट्स। देयरफॉर all those abilities in the cognitive domain, namely knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, evaluation and creativity कम अंडर स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट। तो स्कॉलरिस्टिक असेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि भाई बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे काम कर रही है। और एक कॉग्निटिव डोमेन हमने एग्जैक्टली ब्लूम टैक्सोनॉमी में देखा था, और बेंजामिन ब्लूम सर ने ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में दिया था, तो ये याद रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। ये दो हम लास्ट करेंगे, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैं और 4 अलग टाइप के असेसमेंट्स करवाऊंगी। ओके, अब समेटिव इवैल्यूएशन हमने किया था, ठीक है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस बोलूँ या नॉर्म रेफरेंस बोलूँ, दोनों समेटिव इवैल्यूएशन में आएंगे, दोनों के दोनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि ये समेटिव इवैल्यूएशन में क्यों आएंगे, क्योंकि ये कोर्स के अंत में होते हैं। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब या तो नॉर्म रेफरेंस होगा या क्राइटेरियन रेफरेंस होगा, ठीक है। तो ये दोनों समेटिव के ही प्रकार बोल सकती हूँ, या दोनों समेटिव जैसे ही हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। अब अगर दोनों समेटिव है तो दोनों में फ़र्क क्या है। समेटिव मतलब कोर्स के एंड में होता है, जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है, जब आपने बच्चे को पूरा समझा दिया, यूनिट टेस्ट ले लिए, उसके डाउट सॉल्व कर दिए, प्रोजेक्ट वर्क करवा दिया, सब कुछ। अब क्या होगा, नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक लेवल दे देते हैं बच्चे को कि अगर इस लेवल के ऊपर गए तो पास, इस लेवल के नीचे गए तो फेल। लाइक योर 10th एग्जामिनेशंस। 10th में आपको अच्छे से पता था कि अगर आपको 34% से ज़्यादा आएंगे, ऊपर आएंगे, तो आप पास हो जाओगे, 34 के नीचे आएंगे तो आप फेल हो जाओगे। इसे हम क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। सॉरी, इसे हम क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। इन दिस टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज मेजर्ड अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड। तो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई 34% पासिंग मार्क है, तो अगर आपके 34% आते हैं तो हम आपको पास करेंगे, अगर आपके 34% नहीं आते तो हम आपको फेल कर देंगे। फाइन। अब नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं जो कट ऑफ के बेसिस पे होते हैं। अब नॉर्म रेफरेंस में कट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे आप एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे आगे जाके सीट्स लिमिटेड है, तो क्या होता है, वो लोग हर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं। तो अगर सपोज इसको 66% आए, इसको 67% आए, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 1% ज़्यादा है दूसरे पर्सन से। तो दैट इज़ कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस कब यूज़ किया जाता है? नॉर्म रेफरेंस तब यूज़ किया जाता है जब आगे इतने सीट्स अवेलेबल नहीं हैं, आगे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेशन देने वाले लाखों लोग हैं बट आगे जाके सीट सिर्फ 1000 है, तो उस टाइम पे हम नॉर्म रेफरेंस यूज़ करते हैं। अब एक और डिफरेंस बता देती हूँ। क्राइटेरियन रेफरेंस में आपको एग्जाम देने से पहले पता होता है कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं टू पास दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, लाइक योर 10th, 12th, ग्रेजुएशन।
वेयर एज नॉर्म रेफरेंस में आपको एग्ज़ाम देने के बाद तक पता नहीं चलता कि कितने मार्क्स लाने हैं टू पास दिस एग्जामिनेशन। कट ऑफ जिस दिन आएगा उसी दिन आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मुझे कितने मार्क्स चाहिए थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द रिलेशन विथ हाइपोथेटिकल एवरेज स्टूडेंट। ओके, तो उसे हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस। अब इसके अलावा कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मेंशन बता दीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। दैट्स इट, बाय एवरीवन।